कभी आपने सोचा है कि अगर किसी बच्चे का जन्म ही एक भयानक रहस्य लेकर हो तो उसका भविष्य कैसा होगा? एक ऐसा बच्चा जिसके हाथ इंसान जैसे हो ही नहीं, वो बच्चा जब बड़ा होता है तो क्या वो एक आम इंसान बन सकता है या बनता है मौत का साया? चलिए जानते हैं पोपायस की खौफनाक कहानी। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक कहानी से जहां एक महिला बच्चे को जन्म देते समय जानलेवा तकलीफ में होती है। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें आखिरकार ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसे देखकर ऑपरेशन थिएटर का सन्नाटा डर में बदल जाता है। वो बच्चा बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसके हाथ इतने बड़े थे जैसे किसी दैत्य के हों। माँ बाप खुद भी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत करके सोचते हैं कि वो उसे एक आम बच्चे की तरह ही पालेंगे। वक्त बीतता है और बच्चा बड़ा होने लगता है, लेकिन उसकी असामान्यता छुप नहीं पाती। जब वो अपने जैसे बच्चों के साथ खेलने जाता है तो सब उसके अजीबोगरीब हाथों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इस ग्रुप में एक अकेली लड़की थी जो उसे समझती थी, उसका साथ देती थी और बाकी बच्चों को उसे सताने से रोकती थी। पर इस मासूमियत की भी कीमत चुकानी पड़ी। अब बच्चे उसे भी चिढ़ाने लगे। ये सब देखकर वो बच्चा, जो अब गुस्से से भर चुका था, अपना आपा खो बैठा। उसने एक बच्चे को पकड़ लिया, जमीन पर फेंक दिया और उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। उसके हाथ वैसे ही बड़े थे, ताकत भी ज्यादा थी। उसका गुस्सा इतना था कि उस बच्चे की आंखें बाहर आने लगी और इसी दिन उसका नाम पड़ा पोपायस। जब माँ बाप को यह पता चला, उन्होंने उसे घर के बेसमेंट में बंद कर दिया। लेकिन वहां भी पोपायस अकेला नहीं था। उसे वहां मिला एक रहस्यमयी दोस्त, जिसे वो देख नहीं पाया, बस चिट्ठियों के जरिए उनसे बात करता रहा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब लेकिन गहरी दोस्ती बन गई। इधर बाहर खबर फैल चुकी थी कि पोपायस ने एक बच्चे की हत्या कर दी है। पूरे गांव में गुस्सा फैल गया। भीड़ ने फैसला किया कि वो पोपाय का घर जला देगी। आग में जलकर उसके माँ बाप की मौत हो गई। पोपायस अपने बेसमेंट वाले दोस्त से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। दोस्त कहता है, तुम्हें यहां से भाग जाना चाहिए, मैं यही सुरक्षित हूं। और फिर पोपायस घर से बाहर भागता है। जैसे ही वो बाहर आता है, लोगों की भीड़ उसका पीछा करने लगती है। वो भागते भागते एक झील तक पहुंचता है, लेकिन भारी शरीर की वजह से वो झील में डूबने लगता है। वो तैर नहीं पाता और बार बार पानी में गिरता है और लोग यही समझते हैं कि पोपायस की मौत हो गई। किसी ने उसका शव ढूंढने की कोशिश तक नहीं की और सब चुपचाप लौट जाते हैं। 15 साल बाद अब कहानी शुरू होती है असली डरावनी मोड़ से। हम 3 यूट्यूबर्स को देखते हैं जो पोपायस के पुराने जले हुए घर के पास हॉन्टेड वीडियो शूट करने आए हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान वो बताते हैं कि पोपाय की मौत के 15 साल बाद कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उसे जिंदा देखा है। लोगों का मानना है कि पोपायस अब भी जिंदा है। वो हर बार धुंध में आता है और धुंध में ही गायब हो जाता है। रिकॉर्डिंग करते हुए अचानक कैमरा वुमन रिकॉर्डिंग रोक देती है, क्योंकि उसे कैमरे में कुछ ऐसा दिखता है जो डरावना था। किसी की आंखें दूर से तीनों को घूरती हुई। वो डर जाती है, लेकिन उसके दोनों साथी उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अब एक लड़का कहता है, चलो अब अंदर जाएंगे, पोपाय के घर का पूरा वीडियो बनाएंगे, उसकी सच्चाई सामने लाएंगे। कैमरा वुमन डर के मारे मना कर देती है, लेकिन दोनों कहते हैं, अगर कुछ अजीब दिखे तो हमें तुरंत कॉल कर लेना। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और कैमरा ऑन करके एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। बाहर कैमरा वुमन भी आवाजें रिकॉर्ड करने लगती है, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। और तभी पोपायस पीछे से उस पर हमला कर देता है। वो लड़की नीचे गिर जाती है और जैसे ही उसे सामने पोपायस दिखता है, उसका डर उसकी आंखों से साफ झलकता है। यहां पोपायस ने बड़ी बेरमी से लड़की के सिर पर अपना पैर रख दिया। दबाव इतना ज्यादा था कि लड़की का सिर वहीं फट गया और वो मौके पर ही दम तोड़ गई।
इसके बाद पोपायस ठंडी शांति के साथ अपने घर के अंदर चला गया, जहां इस वक्त केवल 2 यूट्यूबर अकेले थे। अचानक पोपायस फिर से प्रकट होता है और तेजी से लड़की पर टूट पड़ता है। वो उसके मुंह को इतनी जोर से पकड़ता है कि चीर कर अलग कर देता है। लड़की की दर्दनाक चीखों के साथ उसकी जान चली जाती है और उसके शरीर से निकलता खून उसके दोस्त के चेहरे पर जा गिरता है। अपनी सबसे करीबी दोस्त की ऐसी हालत देखकर लड़का घबरा जाता है और जान बचाने के लिए भाग खड़ा होता है, लेकिन पोपायस उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही लड़का सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागता है, पोपायस उसे पकड़ लेता है। पहले तो ऐसा लगता है जैसे पोपायस उसे तुरंत मार डालेगा, लेकिन तभी लड़के के हाथ एक हथौड़ी लग जाती है। वो पूरी ताकत से पोपायस पर हमला करता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि हथौड़ी का उस पर कोई असर नहीं होता। पोपायस गुस्से में उसे जोर से पकड़ता है और क्रूरता की हदें पार करते हुए उसकी आंखें निकालकर उसे भी मौत के घाट उतार देता है। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उसी घर के बेसमेंट के दरवाजे के नीचे से एक पुराना नोट बाहर गिरता है। उस पर लिखा होता है, वेलकम बैक। इसका मतलब साफ था, पोपायस का वो साथी जो बेसमेंट के पीछे सालों से छिपा हुआ था, आज भी जिंदा है। अब सीन बदलता है। सामने आती है एक लड़की, नाम है तारा, जो आज बेहद उत्साहित है। वजह, अब वो घर जहां ये सब हुआ था उसकी मां के नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। पहले ये घर उनके हिस्ट्री टीचर के नाम पर था, लेकिन भगवान ही जाने वो अचानक कैसे गायब हो गई और अब वो मकान तारा की मां की मिल्कियत बन चुका है। तारा के पापा उसे समझाते हैं, इस घर को जितनी जल्दी हो सके बेच दो, इससे पहले कि ये तुम्हें भी निगल जाए। तारा सहमति में सिर हिलाती है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि वो एक ट्रिप पर जा रही है, लेकिन ये सफेद झूठ था। असल में तारा उसी खौफनाक घर की ओर बढ़ रही थी। अब जब वो घर उसकी मां के नाम पर था, तो चाबियां भी उसके पास थी। और इस ट्रिप पर वो अकेली नहीं थी, वो अपने पूरे ग्रुप को साथ लेकर जा रही थी। रास्ते में जब उसके दोस्त पूछते हैं, तारा हम कहाँ जा रहे हैं, तो तारा हंसते हुए बताती है, हम जा रहे हैं पोपायस के घर। ये सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी छा जाती है, क्योंकि सब जानते थे पोपायस का घर तो कई साल पहले जलकर राख हो गया था। लेकिन तारा बताती है कि हाल ही में किसी ने वो घर दोबारा बना दिया है और अब वो पूरी तरह से रहने लायक है। सभी थोड़े संदेह में होते हैं, लेकिन फिर भी तारा के साथ चल देते हैं। जैसे जैसे उनकी कार घने जंगलों से गुजरती है, अचानक सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। गाड़ी रुकती है। वो कांपती आवाज में पूछता है, बच्चों तुम लोग इस रास्ते पर कहाँ जा रहे हो? तारा जवाब देती है, हम पोपायस के घर जा रहे हैं। ये सुनते ही उस बूढ़े की आंखों में डर साफ झलकने लगता है। वो फौरन चेतावनी देता है, उधर मत जाओ, अगर तुम वहां गए तो जिंदा वापस नहीं लौटोगे। पोपायस अब भी जिंदा है। वो कोहरे के बीच आता है और अपने शिकार को खत्म करने के बाद उसी कोहरे में गायब हो जाता है। इन लोगों ने उस बूढ़े आदमी की चेतावनी तो सुनी, लेकिन उसे बस एक मजाक समझा और अपनी ट्रिप जारी रखी। अब ये लोग आखिरकार पोपाई के घर पहुंच ही गए थे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा पार करते हैं, अंदर से एक तेज चीख सुनाई देती है, लड़की की चीख। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। डरते डरते जब वो अंदर गए तो देखा कि ये तो उनके ग्रुप की एक लड़की थी, जो गर्म पानी के टब को देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि खुशी से चिल्ला उठी थी। सबने चैन की सांस ली, हंसी भी आई, लेकिन तभी उन्होंने गौर किया, सबके मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं आ रहे थे। तभी तारा बोली, अरे यार घबराओ मत, यहां ऐसा ही होता है, थोड़ी देर में सिग्नल आ जाएंगे। सबने उसे नॉर्मल माना और मस्ती में लग गए, लेकिन उन्हें अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस खतरे से वो भाग रहे थे, वो तो अब उसी झील के पास पहुंच चुका था, यानी पोपाइस। थोड़ी देर बाद तारा को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है।
अगले पूरे हफ्ते यहाँ घना कोहरा रहने वाला है और इस इलाके में कोहरे में ट्रैवल करना जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन तभी तारा का बॉयफ्रेंड मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हम एक हफ्ते यही रिलैक्स करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और कैमरा कट करता है उस बूढ़े आदमी पर जिसने उन्हें पोपाई के घर न जाने की चेतावनी दी थी। वो इस वक्त झील के किनारे बैठा मछलियां पकड़ रहा था। तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। जब वो मुड़ा तो देखा सामने पोपाई खड़ा था। पोपाई ने बिना कुछ कहे उसका गला दबा दिया और उसे मार डाला। सीन कट होता है और अब दिखाया जाता है तारा की मां का घर। वहां उसकी एक दोस्त आई थी जिसका बेटा भी तारा के साथ ट्रिप पर गया था। वो बहुत घबराई हुई थी। उसके हाथ में एक अखबार था जिसमें पोपाई की तस्वीर छपी थी। खबर थी कि पोपाई वापस आ गया है। उन्हें अब पता चलता है कि उनके बच्चों उसी पोपाई के घर पर हैं, किसी और जगह नहीं। यानी अब वो सबकी जान खतरे में थी। मां फौरन एक्शन लेने का फैसला करती है। उधर बिनी के घर एक दोस्त आती है, हाथ में शराब की बोतल लिए। दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे। तभी अचानक खिड़की के पास एक डरावनी औरत का चेहरा नजर आता है। दोनों सहम जाते हैं। डरते डरते दरवाजा खोलते हैं और वो औरत बिना किसी इजाजत के सीधे अंदर आ जाती है। वो कहती है, पोपाई वापस आ गया है और अब वो सबका हिसाब चुकाएगा। लेकिन सब कंफ्यूज है। किस चीज का हिसाब? क्या बदला? कुछ समझ नहीं आता। तभी वो औरत पलटती है और बाहर निकल जाती है। तारा उसके पीछे दौड़ती है और रोकती है। तब वो औरत कहती है, वो सिर्फ तुम्हारे पीछे आया है, और ये कहकर वो गायब हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि तारा की मां बार बार तारा को कॉल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिग्नल की वजह से बात नहीं हो पा रही। वो समझ रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी ओर तारा अपने बॉयफ्रेंड डायलन के साथ है। डायलन उसे खुश होकर बताता है कि उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है और अब वो दूसरे शहर शिफ्ट हो रहा है। वो तारा से कहता है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन तारा साफ मना कर देती है। वो अपने मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जा सकती। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं डोना का बॉयफ्रेंड निक, जो सैम के साथ मस्ती कर रहा था। अचानक सैम उसे प्रपोज कर देती है, मुझे तुम पसंद हो। लेकिन निक जवाब देता है, सॉरी सैम, मैं सिर्फ डोना से प्यार करता हूं। यह सुनकर सैम का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि निक ने उसके साथ बस टाइम पास किया। गुस्से में आकर सैम फैसला करती है, वो सब कुछ डोना को बताएगी। वो तुरंत डोना को मैसेज करती है, लेकिन सिग्नल की गड़बड़ी की वजह से वो मैसेज डोना तक पहुंच ही नहीं पाता। इस मैसेज को भेजने के कुछ ही पल बाद वो लड़की शांति से बैठी थी। तभी बिल्कुल अचानक पीछे से पोपाई धमका। वो एकदम बिना आवाज किए आया और झटके में उसे पकड़ लिया और उसे पानी में डुबा दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पोपाई ने उसके गले पर कसकर हाथ रखा और धीरे धीरे उसका दम घोंट दिया, जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। अब सीन कट होता है और वही अजीब सी डरावनी लड़की पोपाई के पास पहुंचती है। उनकी बातचीत से एक खौफनाक मोड़ सामने आता है। पता चलता है कि ये डरावनी लड़की कोई और नहीं बल्कि पोपाई की बचपन की दोस्त है। और नहीं, सिर्फ दोस्त ही नहीं, असल में वो उसकी सगी बहन है। बचपन में ये लड़की भी पोपाई की तरह अजीब हरकतें किया करती थी, इसलिए उनके माता पिता ने उसे घर के तहखाने में कैद कर दिया था। सालों तक वही बंद रही और उनके इरादे आज भी वैसे ही हैं, क्रूर और रहस्यमय। अब वो लड़की पोपाई से आंखों में आंखें डालकर कहती है, हम सबको एक एक करके मार देंगे। और पोपाई बस चुपचाप सिर हिला देता है। अगली सुबह सब लोग सैम को ढूंढ रहे थे। वो सैम जिसे पिछली रात पोपाई ने बैमी से मार डाला था। लेकिन निक सबके सामने झूठ बोलता है। वो कहता है वो तो कल शाम को ही यहां से चली गई थी। असल में निक नहीं चाहता था कि कोई भी सैम से संपर्क करे, क्योंकि वो सैम और अपने बीच की सच्चाई को सबसे छुपा रहा था।
उसने यहां तक कह दिया, मैंने खुद उसे जाते देखा था। इसके बाद सीन बदलता है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास उसका ग्रुप का एक लड़का आता है। वो लड़का उससे अपने दिल की बात कहने आया है, उसे प्रपोज करता है, लेकिन लड़की साफ साफ मना कर देती है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिल टूटने के बाद लड़का अकेले उदास होकर झील के किनारे चला जाता है। वही उसे झील पर पोपाई की नाव दिखती है। उत्सुकता में वो उसमें चढ़ जाता है। नाव में उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता, लेकिन कैमरा हमें दिखाता है कि वहां एक मरी हुई लाश पड़ी है जो पोपाई का शिकार बन चुकी है। अब वो लड़का झील के किनारे बैठकर आराम कर रहा होता है। तभी बिना किसी आहट के पोपाई अपने लोहे के हुक के साथ आता है और उसके शरीर पर वार करता है। लड़का दर्द से चीख उठता है और तभी पोपाई पीछे से आता है, एक मोटी रस्सी निकालता है और उसे उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटकर कसना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम जाती है। फिर रात आती है और सब दोस्त फिर से इकट्ठा होकर पार्टी कर रहे होते हैं। हंसी मजाक मस्ती चल रही होती है। डोना सबकी तस्वीरें खींच रही थी। तभी डोना का मोबाइल वाइब्रेट करता है। उसे एक अजीब मैसेज मिलता है। भेजने वाली थी सैम। उस मैसेज में लिखा होता है, निक तुम्हारे साथ चीट कर रहा है। ये सब सुनते ही डोना अंदर से टूट गई। उसका दिल जैसे बिखर गया हो। वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। उधर निक को आखिरकार समझ आया कि उसे क्या चीज परेशान कर रही थी। वो फौरन उसके पीछे भागा, उसे रोकने और मनाने के लिए, लेकिन अब डोना उसे सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। निक ने बार बार कहा, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं और शादी भी सिर्फ तुमसे ही करना चाहता हूं। लेकिन डोना ने एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी और बिना पलटे वहां से चल दी। निक का गुस्सा अब काबू से बाहर हो गया था। उसने डोना पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी नजर पास ही रखी एक कैन पर पड़ी। ये एक पालक की कैन थी। उसने उसे उठाया और गौर से देखा। दिमाग में सवाल घूम गया, ये यहां कैसे आई? उसी पल अचानक पीछे से पोपाई ने उस पर हमला कर दिया। निक भी कमजोर नहीं था। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पोपाई की ताकत उससे कई गुना ज्यादा थी। निक के हर वार को उसने बड़ी आसानी से रोका और फिर एक टूटे लकड़ी के टुकड़े में उसका चेहरा जोर से धकेल दिया। वो एक झटके में ढेर हो गया। इधर डोना जो कुछ दूरी पर जा चुकी थी, उसे धीरे धीरे पछतावा होने लगा। उसे लगा शायद उसे निक पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो उसके पास लौटने लगी, माफी मांगने। जब वहां पहुंची तो उसने देखा निक की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसे देख डोना फूट फूट कर रोने लगी। तभी खिड़की पर एक डरावना चेहरा नजर आया। वही अजीब भयानक औरत, पोपाई की बहन। उसे देखकर डोना पीछे हट गई। उसे भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो वही खड़ी रही, बस खड़ी रही तब तक जब तक पोपाई उसके सामने नहीं आ गया। जैसे ही पोपाई सामने आया, डोना जान बचाने के लिए भागी। जंगल में पहुंचकर वो जोर से चीखी। उसकी ये चीख इतनी तेज थी कि उसके दोस्तों को झटका लग गया। तारा और बाकी दोस्तों ने डोना की तलाश शुरू की। अब स्क्रीन पर दिखाया गया, डोना भागते भागते एक जाल में फंस गई थी। उधर तारा, उसका दोस्त डिलन और तीसरी दोस्त, तीनों मिलकर डोना को ढूंढ रहे थे। इसी दौरान तारा को एक पुरानी तस्वीर मिली। वो उनके स्कूल की क्लास फोटो थी। तस्वीर में उसकी मां और डिलन की मां भी थी। दोनों एक ही स्कूल में टीचर थी। ये देखकर सबको एहसास हुआ, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। वो सब अभी इसी बारे में बात कर ही रहे थे। तभी अचानक एक बार फिर डोना की चीख सुनाई दी और उन्होंने जो देखा वो किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। पोपाइज ने डोना को एक जाल में जकड़ लिया था और फिर उसके ऊपर एक नुकीले कतरने वाले यंत्र से हमला कर दिया। ये मंजर देख वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। कैथी की तो रूह तक कांप उठी।
जब सब जान बचाकर भागने लगे, कैथी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। इससे पहले कि पोपायज उसे पकड़ता, वहां एक कार आकर रुकी। उस कार में थी तारा की मां, तारा के पापा और डायलन की मां। वो सब अपने बच्चों को बचाने आई थी। ये तीनों जैसे ही पोपायज के सामने आए, उसका गुस्सा उबाल पर आ गया। उसने डायलन की मां को झपट लिया और उसके गले में फंदा डालकर उसे बैरमी से मार डाला। तारा की मां और पापा ये सब देख चीख पड़े, लेकिन उनके पास समय नहीं था। भागते भागते उन्होंने डायलन से कहा, तुम्हारी मां अब नहीं रही, और अगर हम नहीं भागे तो अगला नंबर हमारा होगा। कैथी भी उनके पीछे पीछे दौड़कर कार में बैठ गई और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी पोपायज वहां आ गया। उसने अपनी दैत्य जैसी ताकत से कार को उठाया और जमीन पर उलट दिया। इंजन से पेट्रोल रिसने लगा और एक ही पल में पोपायज ने कार में आग लगा दी। कैथी उस जलती कार में फंस गई और चीखती रह गई। आग की लपटों में घिरकर उसकी मौत हो गई। अब कैमरा कट होता है। तारा, उसकी मां और डायलन एक बंद कमरे में है। तारा सहमी हुई पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? तब उसकी मां सच का पर्दा हटाती है। कहानी करीब 15 साल पुरानी है। उस समय पोपायज नाम का एक लड़का इसी कस्बे में रहा करता था। वो देखने में बाकी बच्चों से अलग था, इसलिए सब उसे तंग करते थे। लेकिन एक लड़की थी, तारा, जो हमेशा उसका साथ देती थी। यानी वो छोटी बच्ची जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जो बाकी बच्चों द्वारा तंग की जा रही थी क्योंकि उसने पोपायज का साथ दिया था, वही तारा थी। बाकी बच्चों ने न सिर्फ पोपायज को बल्कि तारा को भी बहुत सताया। एक दिन जब कुछ बच्चे तारा को फिर से परेशान कर रहे थे, तो पोपायज का गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक बच्चे की जान ले ली। जैसे ही शहर के लोगों को इसका पता चला, वो पोपायज के घर पहुंच गए और उसके मम्मी पापा को मार डाला। लेकिन पोपायज भाग गया। अब वो लौट आया है अपनी माँ बाप और अपनी बेइज्जती का बदला लेने। उसने कसम खाई है वो उन सभी को मारेगा जिन्होंने उसे इस हालत में पहुंचाया। तारा की मां बताती है कि उसके मम्मी पापा की मौत के बाद वो घर पौपे को विरासत में मिला था, लेकिन समाज वालों ने फैसला किया था कि ये घर ABCD क्रम में सोसाइटी के किसी सदस्य को दिया जाएगा। लेकिन जिसने भी ये घर लिया, उसकी कुछ ही दिनों में मौत हो जाती थी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि तारा कभी इस घर के पास भी जाए, ताकि वो जिंदा रहे। बातें चल ही रही थी कि तभी पोपाई की बहन वहां आ धमकी। उसने तारा के पापा पर चाकू से हमला कर दिया और उन्हें वही मार डाला। हर कोई चीख पड़ा। इसके बाद वो दरवाजा तोड़ती है और तारा के सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है, पोपाई सिर्फ तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हें छोड़कर बाकी सबको मारेगा। इतना कहकर वो तारा की मां पर भी चाकू से हमला कर देती है। तारा की मां लहूलुहान होकर गिर जाती है। ये देखकर तारा के सब्र का बांध टूट गया। उसने पास पड़ा केरोसिन उठाया और उस औरत पर छिड़क दिया। जैसे ही आग लगाई, वो औरत आग में जलने लगी। सबने मौका देखा और वहां से भाग निकले, लेकिन वो औरत पीछे दौड़ी और तारा को पकड़ लिया। वो तारा को चाकू मारने ही वाली थी कि तभी डायलन ने पीछे से आग लगा दी। औरत केरोसिन में भीगी हुई थी। आग की लपटें उस पर छा गई और वो चीखते चीखते मर गई। कुछ देर बाद पॉपे वहां आया। जब उसने देखा कि उसकी बहन मारी जा चुकी है, वो गुस्से और गम से पागल हो गया। उस वक्त तारा की मां उसके सामने थी। उसने सोचा ये सब उन्होंने किया है और उसने उन्हें पकड़कर गला घोंटकर मार डाला। तारा ने ये सब देखा और अंदर से टूट गई। अब पोपाई ने डायलन पर हमला किया, लेकिन इससे पहले कि वो डायलन को मार पाता, तारा ने बहादुरी दिखाई। वो पास खड़े ट्रक पर चढ़ गई और तेजी से उसे चलाते हुए पोपाई को कुचल दिया। जोरदार टक्कर से पोपाई की मौत हो गई। इतने सारे लोगों में सिर्फ तारा और डायलन ही जिंदा बचे थे। अब सुबह हो चुकी थी।
दोनों शहर से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन तभी पोपाई फिर से लौट आया। उसने तारा को पकड़ लिया और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।